Assalamu alaikum. So we are doing important clinicals of neuroanatomy. We are done with the clinicals of abdomen, pelvis and head and neck. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप टीएच क्लिनिकल सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक स्पाइनल कॉर्ड के क्लिनिकल्स हैं। अच्छा, न्यूरो एनाटमी के अंदर कुछ ही टॉपिक्स हैं जिनके क्लिनिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। स्पाइनल कॉर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद सेरिबेलम के क्लिनिकल्स आते हैं, मिड ब्रेन के आते हैं, मेडला के आते हैं और थोड़े से क्लिनिकल्स हमारे पास थैलेमस के हैं एक दो, ठीक है। ये क्लिनिकल्स हैं जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है। बाकी ओवरऑल जो है वो इसके क्लिनिकल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है। लेकिन जो कुछ सिलेक्टिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रिपीट हुए हैं एग्जाम में बार बार। तो स्पाइनल कॉर्ड के क्लिनिकल्स में सबसे पहला क्लिनिकल है टेबीज अबाउट टेबीज डॉर्सालिस। सो टेबीज डॉर्सालिस इज अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम विच इज अ स्पाइरोशीट बैक्टीरिया, जिसको हम सिफिलिस कहते हैं। और ये करता क्या है, ये पोस्टीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि सेंसरी हॉर्न होता है, जो सेंसरी हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। और उसके पीछे जो डॉर्सल कॉलम वाला पाथवे है, वेसिकुलस ग्रासिलस और क्यूनिएटस, वो वाले एरिया को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, देयर इज स्टैबिंग पेन इन द लोअर लिम्स। ऑब्वियसली जब डॉर्सल कॉलम डिस्ट्रॉय हो गया है हमारे पास, तो जो प्रोप्रियोसेप्शन की सेंसेशन है, वाइब्रेशन की सेंसेशन है, वो भी चली जाती है, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें देखें कि देयर इज अ स्टैबिक पेन्स इन द लोअर लिम्स, देयर इज पैरास्थीसिया इन द लोअर लिम्स, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ स्किन टू टच हीट एंड कोल्ड, यानी अभी यहाँ पर हाइपर सेंसेशन हुई हुई हैं। अब वो हाइपो सेंसेशंस की तरफ जा रहे हैं, जिसमें लॉस ऑफ सेंसेशन है स्किन ऑफ पार्ट्स ऑफ ट्रंक एंड लोअर लिम्स एंड लॉस ऑफ अवेयरनेस दैट द यूरिनरी ब्लैडर इज फुल, यानी सारे रिफ्लेक्सेस इसमें कम हो जाते हैं, ठीक है। यानी इसके दो तीन पेट फीचर्स हैं। एक तो सारे रिफ्लेक्सेस इसमें कम हो जाते हैं, सारे रिफ्लेक्सेस आपको कम मिलेंगे, ठीक है। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स भी कम हो गया है, जिसकी वजह से इसके अलावा आपको इसके अंदर जो है वो ये हमने ऊपर पढ़ा, स्टैबिंग पेन है, पैरास्थीसिया है, एटेक्सिया होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा भी हम पढ़ते हैं देयर इज लॉस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ पॉस्चर, पॉस्चर की नहीं होती, इसी वजह से एटेक्सिया भी होता है। लॉस ऑफ डीप पेन सेंसेशन, लॉस ऑफ पेन सेंसेशन इन द स्किन, सिर्फ लोअर लिम्स के अंदर स्टैबिंग पेन होती है, अदरवाइज बाकी एरियाज के अंदर जो है वो पेन सेंसेशन डिमिनिश हो जाती है। उसके अलावा है एटेक्सिया ऑफ द लोअर लिम्स एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्टिव एबिलिटी, हाइपोटोनिया, वो भी क्योंकि प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन से रिलेटेड तो मसल्स में हाइपोटोनिया भी हो जाता है। और रिफ्लेक्सेस मैंने आपको चूंकि कहा सारे ही डिमिनिश हो जाएंगे, तो टेंडन रिफ्लेक्सेस भी आपको नहीं मिलेंगे बिलो दैट लेवल ऑफ डैमेज। उसके बाद आ जाते हैं हेमीप्लीजिया की टर्म है। हेमीप्लीजिया इज अ पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी। इसके अलावा हमारे पास हेमीपेरेसिस आता है। पेरेसिस की टर्म यूज होती है वीकनेस के लिए, प्लीजिया में पूरा पैरालिसिस हो जाता है, पेरेसिस में वीकनिंग होती है वन साइड ऑफ द बॉडी में। इट इंक्लूड्स अपर लिम्ब, वन साइड ऑफ द ट्रंक एंड द लोअर लिम्ब ऑफ दैट पर्टिकुलर साइड एट विच द हेमीप्लीजिया इज बीइंग टेकन प्लेस। मोनोप्लीजिया क्या होता है, जिसमें एक लिम्ब का पैरालिसिस होता है, वो अपर लिम्ब में से भी हो सकता है, वो लोअर लिम्ब में से भी हो सकता है। डायप्लीजिया होता है, इट इज द पैरालिसिस ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग लिम्स, यानी उसी यानी आपके पास अपर बॉडी की आर्म, सॉरी आपके पास राइट साइड का अगर आर्म है तो राइट साइड की ही लेग डैमेज होगी। और पैराप्लीजिया होता है जिसमें दोनों लोअर लिम्स इन्वॉल्व होते हैं। क्वाड्रिप्लीजिया जिसमें चारों लिम्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका पैरालिसिस हो जाता है, सो दैट इज क्वाड्रिप्लीजिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, इसको रट लें। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट हुआ है, डिफरेंस बिटवीन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। अब ये होता क्या है हमारे पास, जो अगर आपने कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स पढ़े हों, और अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊँ आपको, तो अगर ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का लेवल है, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का लेवल है, तो आपको पता है ऊपर से आ रहे होते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, इंटीरियर मोटर हॉर्न में वो एंड किए, बीच में काफ़ी सारे इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, और एक टर्मिनल न्यूरॉन होता है जो कि जाकर एक स्पेसिफिक मसल को इनोवेट कर रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास ये वो मसल है, ठीक है, वो मसल को इनोवेट कर रहा है। अब अगर हमारे पास जो इंजरी है, इंजरी अगर हमारे पास इस पर्टिकुलर न्यूरॉन के पाथवे में हो रही है ना, तो उसे हम कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, ठीक है। और अगर इससे ऊपर किसी इस पाथवे में इंजरी हो रही है अप टू द पार्ट फ्रॉम वेयर दीज कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स आर कमिंग फ्रॉम, तो उसको हम अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स कहते हैं। इनके फीचर्स इंटायरली डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये जो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन वाले एरिया के न्यूरॉन्स हैं, ये सारे इनहिबिट कर रहे होते हैं इसको, तो जब ये ख़त्म हो जाएंगे इसका मतलब इनहिबिटरी सिग्नल्स ख़त्म हो गए, और ये ओवर फायर करेगा जो हमारे पास ये लोअर मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन है जो मोटर हॉर्न से निकल रहा है। जब ये ओवर फायरिंग करेगा तो सारे जो फीचर्स हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन वाली डिजीज़ के अंदर, वो सारे हाइपर होंगे। और जब ये डैमेज होगा इट सेल्फ, तो ये क्या करेगा, चूंकि ये डायरेक्टली मसल को इनोवेट कर रहा है, तो मसल जो है वो हाइपो की तरफ चला जाएगा, हर चीज़ मसल की कम हो जाएगी, वो टोन हो, रिफ्लेक्सेस हो, पावर हो, हर चीज़ कम होती जाएगी। तो अब हम इस टेबल को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों में पैरालिसिस होता है। अच्छा, पैरालिसिस भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्पास्टिक पैरालिसिस, जो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से हो रहा है, जो मैंने आपको बताया कि इनहिबिटरी सिग्नल्स खत्म हो जाएंगे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में, और उसकी वजह से स्पास्टिक पैरालिसिस होता है। पैरालिसिस होता है इनएबिलिटी टू मूव, यानी वो मूवमेंट नहीं कर सकता मसल,
तो ज़्यादा स्पास्टिसिटी की वजह से भी पैरालिसिस हो जाता है, फ्लैसिड पैरालिसिस होता है कि उसकी नर्व इम्पल्स खत्म हो गई है। ऑब्वियसली ये इफरेंट न्यूरॉन इसको इनर्वेट कर रहा था मसल को, जब ये खत्म हो जाएगा तो उसकी जो सिग्नलिंग थी, उसकी टोन जो थी नॉर्मल, वो भी खत्म हो जाएगी, तो फ्लैसिड हो जाएगा मसल, उसकी वजह से पैरालिसिस हो जाएगा, जिसको हम फ्लैसिड पैरालिसिस कहेंगे। अच्छा, अब हम इसको पढ़ते हैं। पैरालिसिस अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में ग्रुप ऑफ मसल्स ऑफ वन और मोर लिम्स आर पैरालाइज, क्योंकि जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो एक पर्टिकुलर मसल को सप्लाई नहीं कर रहे होते, वो ग्रुप ऑफ मसल को सप्लाई कर रहे होते हैं, तो ग्रुप ऑफ मसल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन जबकि एक पर्टिकुलर मसल की तरफ जा रहा होता है, ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन है या इफरेंट न्यूरॉन है, ये एक स्पेसिफिक मसल को इनर्वेट कर रहा होता है, समटाइम्स ये पार्ट ऑफ मसल को भी इनर्वेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से सिर्फ उतना पार्ट पैरालाइज होता है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के, वहाँ पर इंडिविजुअल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद मसल टोन है, ये मैंने आपको बता दिया है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस एग्जैजरेटेड होंगे, ज़्यादा होंगे, आपको हाइपर मिलेंगे, और लोअर मोटर न्यूरॉन में वो एब्सेंट होंगे। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस जो हैं वो दोनों में एब्सेंट हो जाएंगे। प्लांटर रिस्पॉन्स होता है एक्सटेंसर, पॉजिटिव होता है इन केस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। एक्चुअली प्लांटर रिस्पॉन्स होता क्या है, नॉर्मली जब हम फुट की, इफ़ दिस इज़ योर फुट, ये हमारे पास थंब है और ये फुट है, अगर हम फुट की लैटरल साइड पर इस तरह से कुछ इस डायरेक्शन में टच करें, तो क्या होता है, फुट जो है नॉर्मली नॉर्मली वो प्लांटर फ्लेक्स होता है, ठीक है, यानी प्लांटर साइड पर जो है उसकी फ्लेक्शन होती है, एंड दिस इज टोटली नॉर्मल। इसको हम कहते हैं बिबिन्स्की साइन नेगेटिव, ये नहीं है बिबिन्स्की साइन। लेकिन क्या होता है छोटे बच्चों के अंदर या उन लोगों के अंदर जिनके अंदर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है, छोटे बच्चों में क्यों कह रही हैं, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन इज एक्चुअली द डैमेज टू कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, और छोटे बच्चों में जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है उसकी माइलिनेशन नहीं हुई होती अप टू 2 ईयर्स, तो उनके अंदर भी बेबिन्स्की साइन पॉजिटिव होता है, या जिसको हम डॉर्सी फ्लेक्शन कहते हैं वो होता है। अब होता क्या है, जब हम उनमें ये चीज़ टच करते हैं तो डॉर्सी फ्लेक्शन होती है, तो उसको हम कहते हैं बेबिन्स्की साइन पॉजिटिव। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। एक्सटेंसर, जिसको हम प्लांटर फ्लेक्शन सॉरी डॉर्सी फ्लेक्शन कहते हैं, बेबिन्स्की साइन पॉजिटिव, और यहाँ पर प्लांटर फ्लेक्शन होती है। उसके बाद है मसल एट्रोफी, आपको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पर क्यों मिलेगी, क्योंकि जो न्यूरॉन उसको इनर्वेट करा था वो ख़त्म हो गया, और जब किसी चीज़ की नर्व सप्लाई कट हो जाए तो वो टोन ख़त्म हो जाती है उसकी, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द टोन। वेसिकुलेशंस एंड फिब्रिलेशंस आपके पास अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में एब्सेंट होंगी, लोअर मोटर में प्रेजेंट होंगी। अच्छा, उसके बाद है वेसिकुलेशंस होती हैं विजिबल कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि आपको ना मसल स्किन पर ही थोड़ा थोड़ा कांपता हुआ नजर आएगा, इसको हम कहते हैं फेसिकुलेशंस। फेसिकुलेशन और फिब्रिलेशन होती है, आप उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई दें फिर आपको स्किन पर अगर वो कांपता हुआ नजर आए तो उसको हम फिब्रिलेशन कहते हैं। तो ये चीज़ें अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में एब्सेंट होती हैं। उसके बाद है कि लॉस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ फाइन स्किल्ड मूवमेंट, सॉरी लॉस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ फाइन स्किल्ड मूवमेंट एंड क्लैस्प नाइफ रिएक्शन। आपके पास अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में स्पास्टिसिटी की वजह से आप स्किल्ड मूवमेंट नहीं कर सकते, और यहाँ पर तो टोटली ही मसल कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, एट्रोफी हो जाता है, मूवमेंट बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो ये हमारे पास इनका डिफरेंस था। उसके बाद है कंप्लीट कॉर्ड ट्रांजैक्शन सिंड्रोम, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का पूरा जो सेगमेंट है ना वो पूरा ही ट्रांजैक्ट हो गया है, डैमेज हो गया है, लीजन हो गई है उसके अंदर, तो वो डैमेज हो गया है, तो उसके नतीजे में क्या क्या क्लिनिकल साइंस मिलेंगे आपको। तो ये इसकी रीज़न क्या हो सकती है, फ्रैक्चरल डिसलोकेशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बाय बुलेट, स्टैब वुंड या ट्यूमर, जिसकी वजह से वो जो स्पेसिफिक सेगमेंट है स्पाइनल कॉर्ड का वो खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता पूरी स्पाइनल कॉर्ड ही किसी वजह से खत्म हो जाए या डैमेज हो जाए, उसका एक सेगमेंट होता है और उसी के सिम्टम्स मैनिफेस्ट होते हैं जो सेगमेंट जो है वो डैमेज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड लीजन बायलेटरल लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, मस्कुलर एट्रोफी हो जाती है, क्योंकि वो सेगमेंट मसल सप्लाई कर रहा है, मोटर न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, तो लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप पैरालिसिस होगा, मसल एट्रोफी हो जाएगी, और डैमेज टू न्यूरॉन्स इन इंटीरियर ग्रे कॉलम, अगर वो डैमेज होगा तो ये सिम्टम्स मिलेंगे, अभी हम ऊपर पढ़ कर आए हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि बिलो द लीजन क्या सिम्टम्स होंगे। बिलो द लीजन देखें, ये पूरी अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड बनाऊँ तो ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट भी पूरी स्पाइनल कॉर्ड में एंड तक आ रहे हैं अप टू द सैक्रल सेगमेंट्स। तो क्या होगा, जब स्पाइनल कॉर्ड को इस लेवल पर ब्लॉक लगा है तो इस लेवल से लोअर मोटर न्यूरॉन निकल रहे थे, वो डैमेज हो गए, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हो गई। लेकिन अगले सेगमेंट्स के लिए ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हुई है, क्योंकि अगले सेगमेंट का ऊपर वाला पार्ट डैमेज हुआ है, इन सेगमेंट्स के लिए ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। सो दैट्स वाई इन सेगमेंट्स में हमारे पास अपर मोटर वाले सिम्टम्स होंगे, ठीक है। तो बायलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, बायलेटरल स्पास्टिक पैरालिसिस, बिबिन्स्की साइन पॉजिटिव, और उसके सारे फीचर्स होंगे, ठीक है। और डैमेज क्या है, डैमेज टू डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स अदर देन कॉर्टिकोस्पाइनल, और डैमेज टू कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, इनकी वजह से ये हुआ है हमारे पास। बिलो द लीजन क्या सिम्टम होंगे, उसके अलावा और क्या हो सकता है, बायलेटरल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस, क्योंकि हमारे पास जो सेंसेशंस हैं वो भी अगर हम देखें तो स्पाइनल कॉर्ड के इधर से आई एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर
और स्पाइनोथैलेमिक, और वो सारी जा रही हैं क्रॉस करके दूसरी साइड पर, और जो डोर्सल कॉलम वाली हैं वो इप्सिलेटरल साइड से जा रही हैं। तो जब पूरी कॉर्ड ट्रांजैक्ट हो गई है तो उस लेवल पर वो जिस भी एरिया से सप्लाई ले रही थी वो सारी सेंसेशंस लॉस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें डैमेज टू असेंडिंग ट्रैक्स है इन पोस्टीरियर वाइट कॉलम और लेटरल और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। उसके अलावा क्या है, ब्लेडर और बाउल फंक्शन आर नो लॉन्गर वॉलंटरी, बिकॉज वो भी कॉन्शियस कंट्रोल यानी ब्रेन से सिग्नल्स आ रहे थे वो खत्म हो जाएंगे। और डैमेज टू डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स, दैट्स ऑल। उसके बाद है एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर ये मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट है और ये उसका ग्रे मैटर है, तो इसमें एंटीरियर वाला पोर्शन, ये इतना हिस्सा जो है वो डैमेज हुआ है। तो इसमें क्या क्या होता है, अब आपने हर लीजन का ना एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बिलो द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, क्या क्या डैमेज हुए हैं दोनों चीज़ें बतानी है। तो इसमें भी क्या है, क्योंकि ये मोटर एरिया डैमेज हुआ है तो मोटर वाले सिम्टम्स होंगे जो मैं पहले बताया है कि उसी सेगमेंट के लेवल पर जो मसल्स होंगे उनका लिए लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा, और जो उसी सेगमेंट से नीचे वाले मसल्स होंगे उनके लिए अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा, और उसी के सारे फीचर्स होंगे। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, टेक्टाइल और ये सारी सेंसेशंस प्रिजर्व्ड होंगी क्योंकि सिर्फ इंटीरियर पार्ट डिस्ट्रॉय हुआ है और ये सारी पोस्टीरियर पार्ट पर लाई करती हैं। उसके बाद है सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम में हमारे पास ये सेंटर वाला एरिया जो है ना ये डैमेज होता है। सेंटर वाली एरिया में एक्चुअली जो सेंसरी सेंसेशन है ना वो डिकसेट कर रही होती हैं। ठीक है, तो आपके पास वो डैमेज हो जाती हैं। एंड इट इज मोस्ट ऑफन कॉज बाय हाइपर एक्सटेंशन ऑफ सर्वाइकल रीजन ऑफ द स्पाइन। जो आप सर्वाइकल रीजन ऑफ द स्पाइन को हाइपर एक्सटेंड करेंगे ना, एक तो आगे की तरफ गर्दन को मूव करें वो फ्लेक्शन होती है, पीछे की तरफ मूव करेंगे वो एक्सटेंशन होगी, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर देंगे तो आपकी सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम हो सकता है। एंड द कॉर्ड इज प्रेस्ड ऑन इंटीरियरली बाय द वर्टिब्रल कॉलम एंड posteriorly by the bulging of ligamentum flavum. This is not important. Features आपने देखने हैं, लेवल ऑफ लीजन लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन अगेन, और बिलो द लेवल ऑफ लीजन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा और उसी के सारे सिम्टम्स होंगे। और इसमें बायलेटरल लॉस ऑफ पेन, टेम्परेचर, लाइट टच एंड प्रेशर सेंसेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे फाइबर्स इस लेवल पर क्रॉस करके जा रहे थे कॉन्ट्रालेटरल साइड पर और ये डैमेज हो चुके हैं। ठीक होगी बात। उसके बाद अगर हम आए नेक्स्ट पेज पर, ब्राउन सिक्वार्ड सिंड्रोम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो अभी तक हमने पढ़े हैं ना इनमें से पास पेपर में जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आया हुआ है दैट इज ब्राउन सिक्वार्ड सिंड्रोम। इट इज कॉज बाय फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बाय अ बुलेट, स्टैब, व्हाटएवर ट्रॉमा जो है, ट्यूमर हो सकता है, उनकी वजह से वर्टिब्रल कॉलम जो है वो डिसलोकेट हुई और स्पाइनल कॉर्ड का आधा सेक्शन डैमेज हो गया। लाइक इफ दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड और ये उसका ग्रे मैटर है तो ये पूरा जो एक साइड है ना वो डैमेज हो गई है, तो इसको कहते हैं ब्राउन सिक्वार्ड सिंड्रोम और हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या क्या चीज़ें डैमेज हो रही हैं, इसमें सेंसरी भी ये वाला पार्ट डैमेज हो रहा है। ठीक है, सेंसरी भी डैमेज हो रहा है, मोटर भी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें सारी सेंसेशंस मिलेंगी बट एक साइड की होंगी, दोनों साइड्स की नहीं होंगी। तो लेवल ऑफ लीजन पर इप्सीलेटरल, आपने अब इसमें हर चीज़ इप्सीलेटरल लिखनी है। इप्सीलेटरल लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगी और इप्सीलेटरल बैंड ऑफ एनेस्थीसिया होगा क्योंकि सेंसेशंस ही नहीं जा रही। डैमेज आपने बता दिया कहाँ कहाँ हुआ था। बिलो द लेवल ऑफ लीजन इप्सीलेटरल लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा, यानी इप्सीलेटरल साइड पर ही स्पास्टिक पैरालिसिस होगा, बेबिंस्की साइन पॉजिटिव होगा, इप्सीलेटरल लॉस ऑफ टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, और वो जो डोर्सल कॉलम और फेसिकुलस ग्रेसिलिस लेके जा रहे थे वो भी खराब हो गया ना क्योंकि इस साइड वाले वो भी खत्म हो गए, तो वो भी हमारे पास हुआ है। कॉन्ट्रालेटरल जो क्या है वो है पेन, टेम्परेचर और टेक्टाइल सेंसेशंस। क्यों? क्योंकि वो दूसरी साइड से यहाँ पर आ रहे थे तो वो कॉन्ट्रालेटरल वाले ख़राब हुए हैं, वो इप्सीलेटरल वाले ख़राब नहीं हुए। ठीक है, तो ये हमारे पास है ब्राउन सिक्वार्ड सिंड्रोम। और साथ साथ आपने कॉजेज लिख ली। कॉजेज में क्या है, आपने ट्रैक के नाम लिखने हैं जो जो डैमेज हो रहे हैं और जो जो इन सेंसेशंस को लेकर जाते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं, दैट इज़ नॉट मच डिफिकल्ट। उसके बाद है सरेंजोमाइलिया। सरेंजोमाइलिया क्या है, इट इज़ अ डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी और ये एम्ब्रियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल केनाल जो है स्पाइनल कॉर्ड की वो सही तरह से डेवलप नहीं होती, जो कि अफेक्ट कर रही होती है इन द एरियाज ऑफ ब्रेन स्टेम और सर्वाइकल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब लीजन वाली जहाँ पर ये डैमेज होता है, जहाँ पर ये लीजन होती है वहाँ पर कैविटीज़ बन जाती हैं, ग्लायोसिस हो जाता है। ग्लायोसिस कहते हैं रिएक्शन ऑफ ग्लाइल सेल्स इन रिस्पॉन्स टू एनी इंजरी। तो वहाँ पर एक जैसे हमारी नॉर्मल बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, वहाँ पर ग्लाइल सेल्स जमा होने लग जाते हैं, उसको हम ग्लायोसिस कहते हैं। और वो सेंट्रल रीजन ऑफ न्यूरो एक्सेस, क्योंकि सेंट्रल केनाल इफेक्ट हो रही है तो उस रीजन में वो जमा हो जाते हैं। अब इसमें फीचर्स इसके क्या है, लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशंस इन डर्माटोम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि सेंट्रल एरिया है, क्रॉसिंग हो रही होती है तो दोनों साइड ऑफ द बॉडी पर ये चीज़ हो रही है। मेन मेन फीचर, ये डिटेल इनकी करने की जरूरत नहीं है, आप बस उसका मेन फीचर याद रखें। टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन भी लॉस्ट हो रही है, प्रोप्रियोसेप्टिव, वाइब्रेटरी। अच्छा, ये नॉर्मल है क्योंकि ये पोस्टीरियर वाइट कॉलम होते हैं, पोस्टीरियर पार्ट यहाँ पर अनअफेक्टेड है, सेंट्रल पार्ट अफेक्ट हुआ है। लो मोटर न्यूरॉन लीजन वीकनेस इज प्रेजेंट इन स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड, यानी हैंड के जो स्मॉल मसल्स हैं वहाँ पर लोअर मोटर न्यूरॉन की वीकनेस है, पूरा पैरालिसिस नहीं है।
अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है इसके अंदर लोअर सेगमेंट्स के लिए, जिसमें बायलेटरल स्पास्टिक पैरालिसिस है बोथ साइड्स में आकर विद एग्जैजरेटेड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एंड प्रेजेंस ऑफ अ पॉजिटिव लिबिंस्की रिस्पॉन्स। और इसमें स्पेसिफिक फीचर क्या है, इसमें हॉर्नर सिंड्रोम होता है जिसमें ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड्स होता है, जो प्यूपिल है वो हमारे पास जो है वो डायलेट नहीं होता, वो कंस्ट्रिक्ट हुआ होता है, पिन पॉइंट का प्यूपिल होता है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं सरिंजोमाइलिया के। उसके बाद आ जाते हैं पोलियोमाइलाइटिस पर। पोलियो की वजह से जो इन्फेक्शन होता है ये वायरल इन्फेक्शन है, और इसकी वजह से जो डैमेज होता है ना, जो कि एक परमानेंट डिसेबिलिटी कॉज करता है, वो कैसे होता है कि ये क्या करता है, हमारे जो इंटीरियर ग्रे कॉलम है स्पाइनल कॉर्ड का, उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं ये उसको अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और जो क्रेनियल नर्व्स के मोटर न्यूक्लियाई होते हैं उनको अफेक्ट करता है, बेसिकली ये मोटर एरियाज को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से मोटर डिसेबिलिटी यानी पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। और जो पैरालिसिस होता है, देयर इज पैरालिसिस एंड वेस्टिंग ऑफ मसल्स, द मसल्स ऑफ lower limb are the most often affected than other muscles. Respiration may be threatened due to paralysis of intercostal muscles. अगर ये वहाँ affect करे तो respiration affect होगी और patient die भी हो सकता है. The muscles of face, pharynx, larynx and tongue may also be paralyzed because वो motor part of the cranial nerves उनको भी affect कर रहा है ये virus poliomyelitis. उसके बाद है multiple sclerosis. It is a very common disease confined to the CNS causing demyelination of ascending and descending tracts. ठीक है, ये डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो मायलिन शीथ बनाने वाले शिवान सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से और जो मायलिन मायलिन डिपॉजिट हो चुकी होती है वो भी टूटने लग जाती है, कंडक्शन इफेक्ट होती है, और इसकी वजह से भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स डैमेज हो सकते हैं। जो से ट्रैक स्पेसिफिक डैमेज होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिम्टम्स अपीयर होने लग जाते हैं, एंड इट इज़ अ डिजीज ऑफ यंग अडल्ट। उसके बाद है ए मायोट्रोपिक लैटरल सिक्लेरोसिस। सिक्लेरोसिस कहते हैं हार्डनिंग को, ठीक है, और लेटरल है तो यानी ये लेटरल साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पर है। अब ये क्या है, इट इज़ अ डिजीज कन्फाइंड टू कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स एंड द मोटर न्यूरॉन्स ऑफ एंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। द लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस ऑफ प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी पैरालिसिस यानी वीकनेस होगी। लो मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स आ रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि एक तो इंटीरियर हॉर्न अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट अफेक्ट हो रहे हैं, तो आपके पास उस सेगमेंट में लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है, और इसमें अपर मोटर न्यूरॉन लीजन भी होती है विद पैरिसिस स्पास्टिसिटी एंड बेबिंस्की रिस्पॉन्स, ठीक है, लोअर सेगमेंट्स पर। द मोटर न्यूक्लिया ऑफ सम क्रेनियल नर्व्स में आल्सो बी इन्वॉल्व्ड। इसको हम कहते हैं एमायोटोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। आपने इसके बारे में याद ये रखना है कि कन्फाइंड होती है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट तक और मोटर न्यूरॉन्स तक, स्पेसिफिकली एंटीरियर ग्रे कॉलम के, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों डिजीजेस लोअर मोटर न्यूरॉन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के सिम्टम्स हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अब हम दैट्स ऑल अबाउट द क्लिनिकल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब हम आ जाते हैं ब्रेन स्टेम के क्लिनिकल्स पर। ब्रेन स्टेम के क्लिनिकल्स में सबसे पहला है आर्नोल्ड क्यारी मैलफॉर्मेशन। आर्नोल्ड क्यारी मैलफॉर्मेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो फोरामेन मैग्नम है ना, ये हमारे पास फोरामेन मैग्नम है, ये हमारे पास पोस्टीरियर क्रेनियल, ये मेरे पास पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का एरिया, यहाँ पर हमारे पास पड़ा होता है सेरिबेलम, और यहाँ पर बिल्कुल इस फोरामेन मैग्नम के पास सेरिबेलम का टॉन्सिलर लोब होता है। तो क्या होता है कि समटाइम्स इस फोरामेन मैग्नम से ये लोब हर्निएट करके आ जाता है नीचे, और हर्निएट करके जब ये नीचे आता है तो बिल्कुल इधर हमारे ब्रेन स्टेम के लेवल पर बहुत क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं ब्रेन स्टेम के, तो ये उनको कंप्रेस करता है, जिसके कंप्रेशन के नतीजे में इधर बिल्कुल फोर्थ वेंट्रिकल भी पड़ा आता है इन्हीं ब्रेन स्टेम के अलॉन्ग, तो उसकी ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो सीएसएफ का फ्लो है वो अफेक्ट होता है, सीएसएफ स्कल में एक्यूमुलेट होने लग जाता है और वो हाइड्रोसेफेलस कॉज करता है, ठीक है। तो आपने इसमें दो बातें याद रखनी है, हर्निएशन होती है सेरिबेलम की इनटू द फोरामेन मैग्नम, और जिसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस होता है। उसके बाद है लेटरल, अच्छा जो मेडला के दो मैंने क्लिनिकल्स की बात की थी, उसमें मेडला के दो क्लिनिकल्स में एक तो ये है आर्नोल्ड क्यारी मैलफॉर्मेशन, जो दूसरा है उसमें लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम है और मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम ऑफ वालनबर्ग आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेटरल वाला डिस्कस करते हैं। अगर आपने मेडला का क्रॉस सेक्शन पढ़ा हो, उसके सेक्शंस ड्रॉ करने आते हो, तो उसके लेटरल साइड पर जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो जब डैमेज होती हैं तो उसके नतीजे में उसको हम कहते हैं लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम ऑफ विलेनबर्ग, ठीक है। इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर इन्होंने टेबल की फॉर्म में लिखे हुए। इन्फीरियर सेरिबैलर पेडंकल होता है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। अगर आप साथ में स्नेल खोलें और उसका ये वाला सेगमेंट देखें मेडला का, तो उसके अंदर आपको लेटरल साइड पर ये सारा कुछ नजर आएगा, न्यूक्लियस एम्बिगुअस वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई और डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स, ये हमारे पास लेटरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इन सब के डैमेज होने की वजह से इसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग सिम्टम्स मिलेंगे आपको। जो इन्फीरियर सेरिबैलर पेडंकल है वो सेरिबेलम की तरफ जा रहा है, जो कि पॉस्चर मेंटेनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इट विल रिलेट टू द लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड गिडीनेस, आपको चक्कर से आएंगे, ठीक है। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, वो सेंसेशन लेके जा रहा था पेन और टेम्परेचर की, कॉन्ट्रोलेटरल हाफ ऑफ द बॉडी से, तो वो लॉस हो जाएगी। स्पाइनल न्यूक्लियस क्या था, वो पेन टेम्परेचर सारी सेंसेशन लेके जा रहा था हेड एंड नेक से, तो वो वाला लॉस हो जाएगा। न्यूक्लियस एम्बिगुअस क्या है, ये लेरिंग्स और जो हमारे लेरिंग्स के और क्या के ऊपर इस लेवल पर जो मसल्स होते हैं लेरेंजियल मसल्स,
उनकी कंट्रोल कर रहा था। और जब वो ये डैमेज हुआ है तो आपको स्वेलविंग में, बोलने में डिफ़िकल्टी होगी, डिस्पेजिया और डिसार्थरिया हो जाएगा। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ कंसर्न्ड विद द वेस्टिबुलर apparatus, और ये भी बैलेंस और इक्विलिब्रियम में इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से वॉमिटिंग होता है, निस्टैग्मस होता है, यानी आई बॉल की मूवमेंट अलॉन्ग विद द मूवमेंट ऑफ हेड इज़ बीइंग डिस्टर्ब्ड, और वर्टाइगो होता है। वर्टाइगो भी इज इट अ सेंसेशन लाइक चक्कर आने लग जाते हैं और आप अजीब सा एक फील करते हैं, एक सेंसेशन सी। उसके बाद है डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स। जब ये डैमेज होते हैं, क्योंकि ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इसमें फाइबर्स होते हैं, तो जो कि सप्लाई कर रहे होते हैं हमारे पास आइज़ के मसल्स को। जैसे आपने एडिंगोवेस्फल न्यूक्लियस पढ़ा है, और इसी तरह नीचे जो सुपीरियर इन्फीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास उसमें लैक्रीमेटरी न्यूक्लियस भी होता है। तो इसकी वजह से इप्सिलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम कैरेक्टराइज बाय टॉसिस, मायोसिस, एनोफ्थेल्मोस, एनहाइड्रोसिस जिसमें लैक्रीमेशन रिफ्लेक्स खत्म हो जाता है, एंड लॉस ऑफ सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये आपने इसमें से 2-3 मेजर मेजर पॉइंट्स हॉर्नर सिंड्रोम, टॉसिस और एनहाइड्रोसिस याद रख लें, बाकी आपको इतनी डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम पर, जिसमें मीडियल एरिया डैमेज होता है। मीडियल एरिया में क्या-क्या होता है? कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स होते हैं, हाइपोग्लॉसल नर्व न्यूक्लियस और उसकी नर्व होती है, और मीडियल लेमेनिस्कस होता है। तो इसके डैमेज से भी वही सिम्पटम्स मैनिफेस्ट होंगे जो ये लेकर जा रहे होते हैं। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक से कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लीजिया हो जाएगा। हाइपोग्लॉसल नर्व चूँकि टंग मसल्स को इनर्वेट कर रही होती है, तो आपके पास टंग मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है, और मीडियल लेमेनिस्कस की वजह से जो डोर्सल कॉलम सेंसेशंस आ रही थी उसके थ्रू, वो सारी उनका कॉन्ट्रालेटरल लॉस हो जाता है बिकॉज़ इट इज़ डैमेजिंग आफ्टर देयर क्रॉसिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास ये मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम था। मीडियल टेगमेंटल पैरालिसिस, जिसको हम बेबिंस्की नेगोटे सिंड्रोम कहते हैं, दैट रिजल्ट्स एट लीजन फ्रॉम पोंटोमेडुलरी जंक्शन इन्वॉल्विंग ऑल अबव स्ट्रक्चर्स। इसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियल एंड लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम्स, मेडुलरी टेगमेंटल पैरालिसिस। ठीक है, इस तरह से आप इन दोनों के फीचर्स को कंबाइन करके इसके फीचर्स को याद रख सकते हैं। उसके बाद क्या है? वेबर सिंड्रोम और बेनेडिक्ट सिंड्रोम। ठीक है, इससे ऊपर वाला भी हम पढ़ते हैं। वेबर सिंड्रोम और बेनेडिक्ट सिंड्रोम मिड ब्रेन के 2 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स में से है। ठीक है, और मिड ब्रेन में हमारे पास एक वो पार्किंसंस वाला है, वो मैं फिजियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं इनको। अच्छा, ये जो ऊपर वाला क्लिनिकल है, इसमें इंपॉर्टेंट बात बस ये है कि इसमें आपने ये देख लेना है कि पोंटाइन हेमरेज किन आर्टरीज के डैमेज होने की वजह से होता है। इट मे रिजल्ट फ्रॉम द हेमरेज फ्रॉम द बेसिलर आर्टरी, दैट इज द मोस्ट कॉमन वन, इंटीरियर, इंफीरियर एंड सुपीरियर सेरिबैलर आर्टरीज। ठीक है, आगे उनके फीचर्स लिखे हैं, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग ओवर टू इट। देन द क्लिनिकल इज वेबर सिंड्रोम एंड बेनेडिक्ट सिंड्रोम। वेबर सिंड्रोम इज एक्चुअली क्या होता है इसके अंदर कि मिड ब्रेन का जो एरिया है, मिड ब्रेन का भी वो एरिया जिसके अंदर ऑक्यूलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस होता है और क्रस सेरिब्राई होते हैं। क्रस सेरिब्राई के अंदर एक्चुअली कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होते हैं। ये वाले एरिया जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं एट द लेवल ऑफ मिड ब्रेन। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो मिड ब्रेन को सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है इन पार्ट्स को, दैट इज द पोस्टीरियर सेरिबैलर आर्टरी, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, वो ऑक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो ये जब ये दोनों चीज़ें डैमेज हो जाती हैं तो ऑक्यूलोमोटर नर्व की वजह से इप्सिलेटरल ऑप्थेल्मोप्लीजिया हो जाता है। ठीक है, आइज़ के मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है, बिकॉज ऑक्यूलोमोटर नर्व इज द सप्लाई फॉर एक्सटर्नल ऑक्यूलर मसल्स। एंड कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ फेस। कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस हो जाता है लोअर पार्ट ऑफ फेस का। ठीक है, टंग का, आर्म का एंड लेग का। ठीक है, आई बॉल डेविएटेड, ये किस वजह से हो रहा है? ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के डैमेज होने की वजह से हो रहा है। आई बॉल लेटरली डेविएट हो जाती है बिकॉज मीडियल रेक्टस अब उसको मीडियली पुश नहीं कर रहा, एंड बिकॉज ऑफ द पैरालिसिस ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व। लैटरल रेक्टस इज नॉट सप्लाइड बाय ऑक्यूलोमोटर नर्व, दैट्स व्हाई वो लेटरली डेविएट हो रही है। ठीक है, और ड्रूपिंग होती है अपर आईलिड की बिकॉज ऑक्यूलोमोटर नर्व आल्सो कैरीज फाइबर्स फॉर पाल्पेब्रस सुपीरियोरिस। ठीक है, जो कि उसको अपवर्ड मूव करवा रहा होता है। प्यूपिल डायलेट हो जाता है बिकॉज कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली जो हमारा मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट भी ऑक्यूलोमोटर नर्व से पैरासिम्पैथिक फाइबर्स आ रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। एंड फिक्स टू लाइट एंड एक्यूमिडेशन। लाइट एंड एक्यूमिडेशन रिफ्लेक्स फिक्स होता है बिकॉज इट इज़ सप्लाइड बाय, अच्छा ये भी नहीं, इससे भी वो फिक्स हो जाता है। फिक्स होने का मतलब ये है कि इनसे वो कोई चेंजिंग शो नहीं कर रहा होता बिकॉज इनके फाइबर्स भी ऑक्यूलोमोटर नर्व के अलोंग ही ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो ये सारा कुछ डैमेज हो जाता है। ये आपके पास हो गया वेबर सिंड्रोम। उसके बाद आ जाता है बेनेडिक्ट सिंड्रोम। बेनेडिक्ट सिंड्रोम में भी मिड ब्रेन ही डैमेज होता है, बट इसमें क्या होता है, नेक्रोसिस कहाँ होता है? एरिया में, उस एरिया में होता है जहाँ मीडियल लेमेनिस्कस और रेड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, मीडियल लेमेनिस्कस और रेड न्यूक्लियस वाले एरिया में। मीडियल लेमेनिस्कस में एक्चुअली फेसिकुलस ग्रासिलस और क्यूनेटस वाले फाइबर्स होते हैं, उसमें फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, और वो वाले कॉन्ट्रालेटरल साइड पर वो वाली हेमी एनेस्थीसिया हो जाएगा। ठीक है, और इनवॉलंटरी मसल्स ऑफ द लिम्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स उनका भी जो है वो पैरालिसिस हो जाएगा, रेड न्यूक्लियस, क्योंकि रूब्रोस्पाइनल ट्रैक भी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की ही एक जो है वो आप कह सकते हैं कॉन्टिन्यूएशन है। ठीक है, तो वो भी डैमेज हो जाएगा। उसके बाद है अल्टरनेटिंग हेमीप्लीजियाज अकर, यानी अल्टरनेटिंग हेमीप्लीजियाज होते हैं कि जिसके अंदर
अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें अटैक्स होते हैं, यानी आप कुछ अर्सा हेमीप्लेजिक रहेगा पर्सन, फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? इसमें क्या होता है कि डिसेंडिंग कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं, अलॉन्ग विद क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई एंड नर्व फाइबर्स दे गेट अफेक्टेड ड्यू टू vascular occlusion. Such a lesion seen usually in the brainstem vascular occlusion. It results in contralateral hemiplegia. ठीक है, अब इसमें क्या फीचर है कि इसमें एक दफ़ा एक पार्ट ऑफ द टाइम पर contralateral hemiplegia होगा और ipsilateral लो मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस होगा ऑफ द cranial nerve on the other पार्ट ऑफ टाइम, और इसको हम कहेंगे ऑल्टरनेटिंग हेमीप्लीजिया और क्रॉस्ड हेमीप्लीजिया, इस कंडीशन को कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेरिबैलम की डिजीज़ पर। सेरिबैलम डिजीज़ में सेरिबैलर डिजीज़ के बहुत प्रोमिनेंट 4-5 फीचर्स हैं, वो आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेरिबैलर हेमिस्फीयर का लीजन हो सकता है, क्योंकि उसको जो आर्टरी सप्लाई करी है वो डैमेज हो सकती है, किसी ट्यूमर की वजह से वो कंप्रेस हो रहा है, या उसका अपना कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, उसकी वजह से डैमेज हो सकता है। अब ये डैमेज हो गया है, इसकी वजह से जो साइंस एंड सिम्पटम्स आएँगे वो क्या होंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ हाइपोटोनिया, मसल्स की ओवरऑल बॉडी मसल्स की टोन जो है वो डिप्रेस्ड होगी, डिमिनिश्ड होगी। उसके बाद है पोस्चरल चेंजेस हैं और गेट हैं, चूँकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज़ 2 फंक्शंस। सेरिबैलम इज़ द मोस्ट प्राइमरी ऑर्गन, तो इस वजह से ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगी। हेड इज़ ऑफन रोटेटेड एंड फ्लेक्स्ड एंड शोल्डर ऑन द साइड ऑफ द लीजन इज़ लोअर देन द नॉर्मल साइड, बिकॉज़ उस साइड की muscle tone कम हुई होगी. The patient assumes a wide base when he or she stands and is often stiff-legged to compensate for loss of muscle tone. क्योंकि मसल टोन उसकी कम हुई हुई है, तो वो जो है वो समटाइम्स उसकी टांगें जो हैं वो खड़ा नहीं हो पाएगा। जब वो खड़ा होगा ना, तो उससे खड़ा नहीं हुआ जाएगा और वो बैलेंस नहीं कर पाएगा अपने आप को। व्हेन द इंडिविजुअल वॉक्स ही और शी लर्चेस, वो लड़खड़ाएगा, स्टैगर्स टुवर्ड द अफेक्टेड साइड, दीज आर मोर प्रोनाउंस्ड विद द आईज क्लोज, विच इज नोन एज रॉम्बर्ग साइन। क्योंकि जब आप आंखें खुली होती हैं तो आप देखकर भी चीज़ों से बचने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन जब आंखें बंद होंगी तो उससे बिल्कुल बैलेंस मेंटेन नहीं होगा और इसको हम रॉम्बक साइन कहेंगे और वो गिर जाएगा। और सेरिबेलर डिजीज़ का कैरेक्टर है कि इसमें सब कुछ इप्सिलेटरल होता है, बिकॉज इसमें जितने भी फाइबर्स आ रहे होते हैं वो इप्सिलेटरल साइड से आ रहे होते हैं, तो इसका डैमेज भी सजेस्ट करेगा इप्सिलेटरल साइड पर। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है इसका एटेक्सिया। एटेक्सिया भी गेट में जो है वो डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स, द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इरेगुलरली एंड वीकली। इंटेंशन ट्रेमर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस डिजीज। इट अकर्स जब भी कोई पर्सन कोई काम करने लगेगा तो उसको हाथों में जो है वो ट्रेमर्स आने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम इंटेंशनल ट्रेमर्स कहते हैं या वॉलंटरी ट्रेमर्स कहते हैं। उसके बाद है एसाइनर्जिया, यानी मसल्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, कोई मसल ग्रुप किसी तरह मूव कर रहा होगा, कोई और किसी तरह, तो मसल ग्रुप्स फेल टू वर्क हार्मोनियसली एंड दिस decomposition of movement. When patient is asked to touch tip of nose with index finger, movements are not properly coordinated. The finger either passes the nose, which is known as pass pointing, or hits the nose. इस ये भी टिपिकल, जब हम सेरिबेलर लीजन के पेशेंट को चेक करते हैं तो हम उससे कहते हैं आप ये करके दिखाएं, एंड ही इज़ अनएबल टू परफॉर्म दिस। उसके बाद है डिसडायरोकोकाइनेसिया, नाम मुश्किल सा है बट ईजी है, इसमें ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट परफॉर्म नहीं हो पाती पेशेंट से, और जब हम उसको कहेंगे आप अपने हाथों को रैपिडली सुपीनेट और प्रोनेट करें, तो वो उसमें उसका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और वो नहीं कर पाएगा और वो कांपने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस जो हैं वो दे टेंड टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे पेंडुलर नी जर्क, यानी नी जर्क जब हम करते हैं तो जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नी एक्सटेंड होगी एंड दैट्स इट। लेकिन इसके अंदर बार बार वो होती रहेगी, यानी एक पेंडुलर नी जर्क यानी पेंडुलम लाइक मूवमेंट होने लग जाएगी। निस्टेगमस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेरिबेलर लीजन, चूँकि इसमें ऑकुलर मसल्स का एटेक्सिया हो जाता है, और क्या होता है कि आईज जो हैं वो आपकी वाइब्रेट करी, आई बॉल जो है ना वो वाइब्रेट कर रहा होगा, इट इज़ नोन एज निस्टेगमस। चूँकि आईज़ जो हैं वो हेड के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना गेज़ एडजस्ट करना होता है, तो जब आपका बैलेंस और पोस्चर मेंटेन नहीं है, हेड भी एक तरफ रोटेट हुआ हुआ है, तो आईज़ की कोऑर्डिनेशन भी खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से वो भी वाइब्रेट कर रही हैं, एंड दिस कंडीशन इज निस्टैग्मस। तो ये 5 फीचर्स हैं, इनके आपने नेम्स और ये क्या होते हैं इनको देखना है और इनको लर्न करना है। ठीक है, उसके अलावा डिसार्थ्रिया भी है एक फीचर। इसमें क्या होता है, मसल्स ऑफ लेरिंग्स का एटेक्सिया हो जाता है, जिसकी वजह से एक वो मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं बोल पाता और जर्की सी आर्टिकुलेशन हो जाती है, और वो मतलब ना एक स्लरी स्पीच हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं सेरिबेलर सिंड्रोम पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम वर्मिस सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें वर्मिस वाला पोर्शन जो है सेरिबेलम का, जो हमने ऊपर पढ़ा है, इसमें सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स डैमेज होते हैं। जो सेरिबेलर सिंड्रोम है या वर्मिस सिंड्रोम है, इसमें वर्मिस वाला एरिया डैमेज होता है। इसको हम इसकी कॉज क्या हो जाती है, मेडुलोब्लास्टोमा यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा का कोई ट्यूमर है जो कि सुप्रेस कर रहा है वर्मिस वाले एरिया को। ठीक है, सिंस वर्मिस इज अनपेयर्ड एंड इन्फ्लुएंसेस मिडलाइन स्ट्रक्चर्स, वर्मिस इज एक्चुअली कंट्रोलिंग मिडलाइन स्ट्रक्चर्स यानी ट्रंक को, एब्डोमेन को, और जो मिड लाइन स्ट्रक्चर्स हैं। मसल इन कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स हेड एंड ट्रंक एंड नॉट द लिम्स, तो इसमें लिम्स की अनकोऑर्डिनेशन ही होगी, ट्रंक की होगी, और जो पेशेंट है वो राइट और लेफ्ट फॉल नहीं करेगा, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड फॉल कर सकता है। ठीक है, देर इज डिफिकल्टी इन होल्डिंग द हेड स्टेडी एंड इन अपराइट पोजीशन, देर में बी ऑल्सो इन डिफिकल्टी इन होल्डिंग द ट्रंक डायरेक्ट, वो सीधा बिल्कुल खड़ा नहीं हो पाएगा, उसे अपने ट्रंक का वेट होल्ड नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, तो ये वर्मिस सिंड्रोम के कुछ फीचर्स हैं।
इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में पूछा जाता है। उसके बाद है सेरिबेलर हेमिस्फीयर सिंड्रोम, इट इज कॉल्ड बाय ट्यूमर्स ऑफ वन सेरिबेलर हेमिस्फीयर, द सिम्टम्स एंड साइंस आर यूनिलेटरल एंड इप्सिलेटरल। ठीक है, और वो डिजीज साइट पर मसल्स की जो है वो पैरालिसिस हो जाएगा, टोन कम हो जाएगी, और वो सारे फीचर जो हम ऊपर पढ़ कर आए हैं। मूवमेंट ऑफ द लिम्स स्पेशली द आर्म्स आर डिस्टर्ब, स्विंग एंड फॉलिंग टू द साइड ऑफ लीजन ऑफन अकर, यानी अगर उसको लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर में डैमेज हुआ है तो वो लेफ्ट साइड पर गिरने के उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। डिसआर्थिया एंड निस्टैग्मस आर कॉमन फाइंडिंग्स, तो ये इस डिजीज़ के फीचर्स में आता है। उसके बाद आ जाते हैं सेरिब्रम के अंदर। सेरिब्रम के अंदर भी हम कुछ पार्ट्स से डिस्कस करेंगे, जैसे थैलेमस का है क्लिनिकल, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद थैलेमिक हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस करेंगे, और अगलों में से भी जौन जौन से इंपॉर्टेंट हुए वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं सेरिब्रम पर।